नमस्ते, मैं प्रणया पाटिल बृहन्मुंबई महानगरपालिका की तरफ से आयोजित ऑनलाइन अध्यापन वर्ग में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं का इतिहास और राजनीतिक शास्त्र इस विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा तीसरा पाठ, भारत की सुरक्षा व्यवस्था। बच्चों, आज हम हमारे भारत की सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था क्या। पहले तो हम लोग भारत की सुरक्षा व्यवस्था जानने से पहले सुरक्षा व्यवस्था क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में अगर समझेंगे तो देखो, इतिहास में, अगर भारत के इतिहास में आप लोग देखोगे जाकर के, तो भारत के ऊपर उनकी सुरक्षा व्यवस्था कम थी। इसके लिए मुगल्स ने आक्रमण किया। हिंदवी स्वराज्य की निर्मित होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कम थी, इसके लिए अंग्रेजों ने आक्रमण किया। 150 साल तक अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया। क्यों? क्योंकि भारत की कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी। तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था जब कमजोर होती है, तब सामने वाला जो राष्ट्र है वो आक्रमण कर सकता है और फिर हमें उनके गुलाम होकर के रहना पड़ता है। ये हम लोगों ने सीखा है। और फिर जाकर के हम लोगों ने स्वतंत्रता युद्ध करने के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। उसमें कितने तो लोगों की जान गई है और उसके बाद आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो ये स्वतंत्र राष्ट्र को स्वतंत्र ही रखने के लिए हमें सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत होती है। अगर हम लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हैं तो परकीय राष्ट्र जो है हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। उसको रोकने के लिए हमें हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी होगी। और हम लोगों ने देखो, जब भारत स्वतंत्र हो गया, हमारा भारत का संविधान बना, संविधान ने कुछ अपनी खुद की नीतियां बनाई हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले पार्ट में विदेशी नीति का जो है अध्ययन किया ही है। तो विदेशी आक्रमण और हमारी आंतरिक सुरक्षा, इसका संरक्षण करना, हमारी जो सीमा रेखाएं हैं उनको सुरक्षित रखना, ये हर एक राष्ट्र का कर्तव्य है कि बाहर का कोई भी राष्ट्र जो है हमारे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण ना करे। हमारे जो राष्ट्र है उसके अंतर्गत जो व्यवस्था है वह अच्छी तरीके से रहे और उसका संरक्षण करना, हमारी जो सीमा रेखा है राष्ट्र की, उसको सुरक्षित रखना, ये हर एक राष्ट्र का कर्तव्य है। और इसके लिए हम लोग, हर एक राष्ट्र अपने स्तर पर एक मजबूत ऐसी सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करता है। हर एक राष्ट्र खुद को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करता है। भारत ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था निर्माण की है। इस पार्ट में ना हम उसी सुरक्षा व्यवस्था, जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा क्यों आवश्यक है कि बाहर के आक्रमणकारियों से या फिर बाहर के राष्ट्र हमारे ऊपर हावी ना हो, इसके लिए खुद की सुरक्षा व्यवस्था अगर मजबूत होती है तो हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा किसे कहते हैं, यही हम लोग इस पाठ में देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को हमें किस तरीके से संरक्षित करके रखना है, उसके लिए हम लोग कौन कौन सी उपाय योजना कर सकते हैं। और भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसी है, हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए क्या किया है, इसके बारे में हम लोग इस पाठ में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो, अगर हम लोग देखेंगे कि हमारी इस पृथ्वी पर जो द्वीप है उसमें कई सारे ऐसे राष्ट्र हैं। बहुत सारे राष्ट्रों का मिलकर ही हमारा जो ये पूरी दुनिया बनी है। तो ये जो है ना, राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्र जो है एक दूसरे के साथ हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन तैयार हो जाती है कि हम लोग एक दूसरे की सहायता करके रह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अवलंबित होकर के रह रहे हैं। राष्ट्रों की मैं बात करूँ तो कभी कभी ऐसी कुछ परिस्थितियां निर्माण हो जाती है जिस वजह से ये जो दोनों भी राष्ट्र है, कोई राष्ट्र एक दूसरे से संघर्ष के लिए खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां तैयार हो जाती है। उस परिस्थितियों में मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो पानी के बंटवारे को लेकर के या सीमा रेखाओं के विवाद से ऐसे कुछ संघर्ष निर्माण हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है, भारत का और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, जम्मू कश्मीर को लेकर के झगड़े चल रहे थे। वो तो जम्मू कश्मीर का मसला तो अभी सॉल्व हो गया है,
लेकिन जो सीमा रेखा को लेकर के झगड़े होते, भारत चीन के बीच में जो है मैकमोहन जो लाइन है उसको लेकर के झगड़े हो रहे थे, मतलब कि सीमा रेखा को लेकर के झगड़े होते हैं दोनों देश के बीच। भारत और चीन की बात करेंगे तो सीमा रेखा को लेकर के झगड़े होते हैं। दूसरा है पानी को लेकर के दो राष्ट्र के बीच में झगड़े हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण दूंगी मैं, जो भारत से हमारे जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी निकलती है और वो नदी जो है जाकर के पाकिस्तान में वो बहते हुए चली जाती है। तो भारत से पाकिस्तान में जाते हर भारत भी उसके ऊपर अपना अधिकार बताता है, पाकिस्तान भी उस नदी के ऊपर अपना अधिकार बताता है। तो क्या होता है, ये दोनों राष्ट्रों के बीच में फिर उस पानी के बंटवारे को लेकर के जो है विवाद उत्पन्न होते हैं। अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पालन न करना ये भी एक विवाद का कारण होता है। कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रही हूँ कि चीन में जो ये मैकमोहन लाइन है, चीन नहीं मानता ये लाइन को और कभी कभी वो अपने भारत की सीमा रेखा के आगे भी आ जाता है, फिर वहां पर झगड़े हो जाते हैं। या फिर क्या होता है कि एक दूसरे राष्ट्र के साथ निरंतर स्पर्धा होती रहना। भारत चाहता है कि पाकिस्तान हमसे भी और बलशाली ना बने, तो पाकिस्तान चाहता है कि भारत हमसे और बलशाली ना बना रहे। तो ये दोनों राष्ट्र के बीच क्या होता है, फिर एक विकास को लेकर के भी ये होते हैं, कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। मैं आपको ये कारण बता रही हूँ कि दो राष्ट्रों के बीच किस वजह से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, विवाद की परिस्थिति निर्माण हो सकती है। तो उसमें मैंने आपको पहले बताया कि भौगोलिक सीमा रेखाओं को लेकर के झगड़े होते हैं, पानी के बंटवारे को लेकर झगड़े होते हैं। तीसरा है कि एक दूसरे से निरंतर जो है स्पर्धा करते रहना, अंतरराष्ट्रीय समझौतों का जो है पालन नहीं करना, या फिर कुछ कभी कभी क्या होता है, पड़ोसी देशों से जो निर्वासित जो लोग हैं उनकी जत्थे के जत्थे जो है इस एकाध राष्ट्र में चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दूं तो बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ तो बांग्लादेश से हजारों की संख्या में लोग जो है निर्वासित लोग आसाम की तरफ जा रहे थे। तो वो क्या हो गया कि आसाम के ऊपर फिर बांग्लादेश में रहने वाली जो अतिरिक्त जो वहां से निर्वासित होकर की जो गई है जनता, उसका बोझ आ जाता है। तो आर्थिक व्यवस्था कहीं पे तो उसकी कमजोर हो जाती है। तो ये क्यों हम लोग सहें, इसके लिए फिर दो राष्ट्रों में झगड़े होते हैं। ताजा उदाहरण अगर आपको देखना है तो न्यूज चैनल देखो, वहां पर अफगानिस्तान की अभी जो चर्चा चल रही है, अफगानिस्तान को तालिबान लोगों ने जो है पूरी तरीके से काबीज किया है। तो वहां के जो लोग हैं अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे, अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर वहां के लोग दूसरे राष्ट्र पे जा रहे हैं निर्वासित होकर के। तो इस राष्ट्र के लोगों का दूसरे राष्ट्र के लोगों के ऊपर ये आ जाता है, आर्थिक जो है प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उनका स्थलांतरण करना, उनको अच्छी तरीके से वहां पे बिठाना उस राष्ट्र में एक दूसरे राष्ट्र के लिए चुनौती बन जाती है, उसके विकास के ऊपर एक बाधा आती है। तो फिर इससे क्या होता है, झगड़े निर्माण हो सकते हैं दो राष्ट्रों के बीच में। और फिर दो राष्ट्रों के बीच में क्या होते हैं, परस्पर हित संबंध जो है बिगड़ जाते हैं। और फिर उसका निराकरण कभी कभी चर्चा से या समझौते से हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि फिर इन प्रश्नों का जो है निराकरण नहीं हो पाता है, और फिर जो है दो राष्ट्र जो है एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति आ जाती है, युद्धजन्य परिस्थिति आ जाती है कि दोनों भी राष्ट्र फिर अपने पीछे कोई भी नहीं हटना चाहता है, और फिर युद्ध की सिचुएशन तैयार हो जाती है। और फिर क्या हो जाता है उसके साथ, एक हमारी जो प्रभुत्व संपन्न है, एकात्मकता है, इसको चुनौती देने वाली कंडीशन तैयार हो जाती है। और फिर ऐसे राष्ट्र के सामने खुद की सुरक्षा के लिए खतरा तैयार हो जाता है। और फिर उस खतरे को रोकने के लिए हमारे पास अगर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हमारी खुद की होगी, तो हम लोग अगर खुद सुरक्षित ऐसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चलते हैं, तो सामने वाला जो राष्ट्र है वह हमारे ऊपर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचता है। अगर आपको देखना है, उदाहरण के तौर पे और एक मैं बात बता दूं कि अभी जो जागतिक लेवल का एक संकट हमारे ऊपर मंडरा रहा है, जिस वजह से हम लोग आज स्कूल में न रहते हुए घर पर अध्ययन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना कोरोना की वजह से एक ऐसा विषाणु आ गया है जो हम लोगों को ऐसे मजबूर कर दिया है। पूरे विश्व के ऊपर ये संकट है। और कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं वायरस जो है बनाया गया है किसी एक देश के लाइब्रेरी में, मतलब उसमें उसने उस देश ने बनाया है
एक जैविक विषाणु बनाया है कि जिसके बाकी के जो विकसित राष्ट्र है उसकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर हो जाए। तो देखो, ये मानते हुए जानते हुए कि इस राष्ट्र ने बनाया है, फिर भी उस राष्ट्र के ऊपर सभी राष्ट्र मिलकर के आक्रमण नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो जो खुद एक जो राष्ट्र है वो खुद सुरक्षा से संपन्न है, अत्याधुनिक हथियारों से वो सज्ज है। इसके लिए उस राष्ट्र के ऊपर या चाइना के ऊपर जो है कोई भी आक्रमण नहीं करना, मतलब नहीं कर पा रहा है। क्योंकि उस राष्ट्र के ऊपर बहुत सारे राष्ट्र जो है वो अवलंबित है। मतलब उस राष्ट्र से बहुत सारे राष्ट्रों को जो है व्यापारी संबंध है, बहुत सारा जो माल है वो दूसरे राष्ट्रों को जाता है, कहीं ना कहीं वो अवलंबित है उस सामने वाले राष्ट्र के ऊपर। इसके लिए युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण नहीं हो रही है। देखो कैसे कारण है कि युद्धजन्य परिस्थिति को रोका जा सके। तो ये पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है कि किसी राष्ट्र को अगर खुद को महासत्ता बनना है वैश्विक स्तर पर, तो इस तरीके का अगर वो कुछ रास्ता अपनाता है तो उसको रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये भी एक सवाल है। लेकिन हम लोग बात करते हैं, हम अपने खुद की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो क्या होता है कि हम लोग जैसे भारत अगर अत्याधुनिक अत्याधुनिक हथियारों से औजारों से अगर सज्ज है, तो जो सामने वाला राष्ट्र है वो कितना भी चाहेगा कि भारत के ऊपर आक्रमण करे तो नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने खुद की सुरक्षा व्यवस्था हमारी क्या है, मजबूत है। और यह मजबूत सुरक्षा व्यवस्था मतलब कैसी भी कंडीशन हो, तो ऐसी कंडीशन में खुद का जो है प्रभुत्व संपन्नता, खुद की स्वतंत्रता आबादित रखने के लिए वो जो राज्य है, उस राज्य ने खुद क्या करना है, अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था को कायम, तत्पर और अद्ययावत रखना ही है। और इसी को क्या कहेंगे, हम राष्ट्रीय सुरक्षा कहेंगे। ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा क्यों आवश्यक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमारी खुद की राष्ट्रीय सुरक्षा अगर मजबूत होगी तो सामने वाला राष्ट्र जो है वो हमारे ऊपर आक्रमण करने के बारे में 100 बार सोचेगा। आप लोगों को अगर याद होगा तो एक अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अणुबॉम्ब का जो है हल्ला किया था, या फिर उन्होंने जांच की थी अणुबॉम्ब की, ये क्या सफल होता है। क्यों उस राष्ट्र के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था? क्यों? क्योंकि उनको ये पता था उस राष्ट्र को कि ये कमजोर राष्ट्र है। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो वो विकसित राष्ट्र हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास इतने शस्त्रास्त्र नहीं थे कि वो युद्धजन्य परिस्थिति युद्ध करे अमेरिका के साथ। इसका फायदा उठा करके सामने वाले राष्ट्र ने आक्रमण किया था। तो ये कंडीशन अगर हमारे राष्ट्र पर ना आए, इसके लिए क्या करना है, हमें खुद की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। तो हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को संरक्षित कैसे कर सकते हैं? हमारी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कौन कौन से उपाय है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर हमें मजबूत करना है तो एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि देखो, हमारा जो है ना, हमारे ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण कब होता है, कौन से माध्यम से होता है, ये हमें पहले समझना है। अगर हमारी भौगोलिक कंडीशन अगर ध्यान में रखते हैं हम लोग, तो हमें ये पहले समझ लेना है कि हमें हमारे ऊपर आक्रमण कहाँ से हो सकता है। भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत को तीनों भी दिशा से भारत के समुद्र का किनारा है, समुद्र है। अगर हम पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की बात करेंगे तो वो तीनों भी दिशाएं हमारे समुद्र के किनारे से घिरी हुई हैं। और जो उत्तर का हिस्सा है वो भूभाग है। तो हमें पहले ये समझना है कि हमें कौन सी दिशा से, कौन से राष्ट्र से हमें धोखा है, खतरा है, उस बारे में हमें समझ करके फिर हमें उसके ऊपर उपाय योजना करनी है। देखो, राष्ट्र की सुरक्षा का संबंध भौगोलिकता के साथ जुड़ा हुआ होता है, और भौगोलिक दृष्टि से अधिक निकट होने वाले राष्ट्र की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा निर्माण होने की संभावना होती है। हमारी सीमा रेखाओं पर मंडराने वाला यह खतरा कौन सा है तथा वह किसकी ओर से है, यह पहचानना महत्वपूर्ण होता है। और एक बार हमें अगर उस के बारे में पता चल जाता है कि इस राष्ट्रों के से हमें धोखा है, तो इस खतरे को दूर करना, रखना हो तो इसके लिए हमें राष्ट्र को अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। आधुनिक तकनीकी ज्ञान को स्वीकार करते हुए खतरे के संबंध में अनुमान लगाना, शस्त्रास्त्रों का निर्माण करना तथा रक्षा दल का आधुनिकीकरण तथा उसे अद्ययावत करना
आदि मार्गों का अवलंबन हमें करना ही पड़ता है। हमें पता चला गया कि ये राष्ट्र हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो उस राष्ट्र के पास जो शस्त्रास्त्र है, हमें उनसे भी अधिक मजबूत शस्त्रास्त्र की निर्मित करनी चाहिए, अद्ययावत रखना चाहिए। हमारे जो शस्त्रास्त्र है उनको हमें हमारे जो सैन्य दल है उसकी ताकत मजबूत और करनी पड़ती है। जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो उस आधुनिक टेक्नोलॉजी का फायदा करके हमें हमारे ऊपर होने वाले जो हमले उनकी उसकी पूर्व सूचना पहले ही मिल जाती है, तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। देखो ये हो रहा है, भारत को कई बार ये टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाले जो खतरों के बारे में पूर्व जो है सूचना मिलने की वजह से हम लोगों ने बहुत बार बच चुके हैं। तो ये क्या होता है कि ये हमें अपने जो है सुरक्षा के लिए ये उपाय करने पड़ते हैं। देखो, जब अगर हम लोग युद्ध करते हैं, युद्ध ये किसी भी इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर दो राष्ट्रों में जब झगड़ा हो जाता है, तो युद्ध अगर हो जाता है, तो युद्ध में हमारी जो है आर्थिक हानि होती है, मनुष्य हानि होती है, और बहुत ही तनावपूर्ण कंडीशन निर्माण हो जाती है। और वो जो राष्ट्र है, जिस राष्ट्र के साथ युद्ध होता है, उसमें जो कमजोर राष्ट्र पड़ जाता है, तो वो जो बहुत पिछड़ा विकास की गति में बहुत पीछे चला जाता है। तो युद्ध के मार्ग से संघर्ष का निराकरण करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सावधानी रखना अधिक तनावपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय शांति पर खतरा पैदा करने वाला होता है। और इसके लिए अन्य राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करके कुछ राष्ट्र जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो उस राष्ट्रीय सुरक्षा को अपने जो होने वाला खतरा है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखने के लिए कौन कौन से उपाय है। यहाँ पर एक बात बताई गई है कि क्या आप भारत और पड़ोसी देशों के संदर्भ में परस्पर पूरक और परस्पर विरोधी ऐसे हित संबंधों के कुछ उदाहरण बता सकते हैं क्या? तो भारत की अगर हम लोग बात करेंगे, तो भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, उस राष्ट्र में परस्पर पूरक ऐसे भी कुछ राष्ट्र है और परस्पर विरोधी ऐसे भी कुछ राष्ट्र है। अगर परस्पर विरोधी राष्ट्रों की बात करते हैं हम लोग, तो भारत और पाकिस्तान, और भारत और चीन, ये दोनों राष्ट्रों के साथ हमेशा झगड़े होते आ रहे हैं। दोनों भी एक दूसरे के साथ कभी भी जो है कोई व्यापारी संबंध भी बनाते हैं, तो ज्यादा समय तक उनमें शांतता नहीं, तो तनावपूर्ण वातावरण तैयार होता ही रहता है बार बार। लेकिन हम बात करेंगे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार ऐसे जो राष्ट्र हैं भारत के आजू बाजू में, इन राष्ट्रों के साथ भारत के जो हित संबंध है वो बने हुए हैं। वो एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध सुचारू रूप से चले आ रहे पुरातन समय से, मतलब कभी भी युद्धजन्य परिस्थिति इन राष्ट्रों के साथ नहीं हुई है। कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत और म्यांमार। इन राष्ट्रों के साथ जो है भारत के जो संबंध है मैत्रीपूर्ण है, और तनावपूर्ण संबंध पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के बने हुए। ये उदाहरण है भारत के परस्पर पूरक और परस्पर विरोधी हित संबंधों के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे, क्या आपको उचित लगता है क्या कि सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयत्न में राष्ट्र एक दूसरे से हथियारों की होड़ शुरू करते हैं? हथियारों की होड़ के कारण असुरक्षितता की भावना अधिक ही बढ़ जाती है। असुरक्षितता की भावना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ाती है, और इस खतरे को टालने के लिए हथियारों की होड़ नहीं, अपितु हथियारों की कटौती की आवश्यकता है। देखो, अगर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा में हथियारों की होड़, तो क्या होता है, कभी कभी एक आध राष्ट्र होता है वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक आध हथियार मजबूत, जैसे कि अणुबॉम्ब, ऐसे जो हथियार है खुद की सुरक्षा के लिए ये हथियार बना लिया है। लेकिन फिर जो सामने वाला राष्ट्र है वो कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है कि ये राष्ट्र हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, हमारे ऊपर आक्रमण ना करे, इसके लिए वो खुद भी उतना ही मजबूत ऐसा हथियार बनाने की कोशिश करता है। वो उन्होंने अगर वो सामने वाले राष्ट्र ने भी ऐसा हथियार बनाया, तो फिर ये राष्ट्र भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और फिर वो उससे और मजबूत हथियार बनाने की कोशिश करता है। क्या होता है, इससे दो राष्ट्रों में हथियारों को लेकर के होड़ शुरू हो जाती है, एक दूसरे से वो स्पर्धा करने लगते हैं, और जैसे ही स्पर्धा बढ़ती है, दो राष्ट्रों के बीच में जो है असुरक्षितता की भावना भी बढ़ती है। इसके लिए हथियारों की होड़ नहीं, तो हथियारों की कटौती होने की आवश्यकता है, कि राष्ट्र जो है, जो वैश्विक स्तर पर ऐसे कुछ कानून बनाने चाहिए कि वो हथियारों
जो है बनाई ही ना जाए, इतने मजबूत विनाशकारी जो हथियार है जिससे मनुष्य जीवन जो है वो संकट में आ जाए, ऐसे हथियार ना बनाए जाए। इसके लिए हथियारों की कटौती के लिए कुछ कानून बनाने वैश्विक स्तर पर जरूरी है। और उसके ऊपर जो है हमारे राष्ट्रीय संगठन, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उनका वर्चस्व बनाए रहना जरूरी है। वह और भी यहाँ पर एक जो है परिच्छेद दिया गया है, उस परिच्छेद में उस परिच्छेद को मैं पढ़ती हूँ। वहां पे कुछ सवाल भी दिए गए। उस परिच्छेद को आपके पास अगर बुक होगी बाद में उसको ध्यान से और भी पढ़ो, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे इस परिच्छेद में दिया गया है कि प्रत्येक राष्ट्र को शांति और समझौतों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संघर्ष हल करने का प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए विविध राष्ट्रों में बातचीत और लेन देन बढ़ाना चाहिए। विविध राष्ट्रों में जितना अधिक परस्परावलंबन होगा, शांति और सुरक्षा उतनी ही अधिक बढ़ेगी और इससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु चर्चा तथा समझौतों के लिए अलग अलग माध्यम और मंच उपलब्ध होंगे। आर्थिक हानि के भय से राष्ट्र युद्ध टालने का प्रयास करेगी। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमें जो है अपने राष्ट्रों को सुरक्षित कर रखने के लिए शांति और समझौतों के माध्यम से जो अंतरराष्ट्रीय संघर्ष है उनको खत्म करना चाहिए, उसका हल कराना चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए, अलग अलग राष्ट्रों के बीच में लेन देन बढ़नी चाहिए। तो जितनी ज्यादा लेन देन होगी उतना ज्यादा परस्परावलंबन बढ़ेगा और शांति और सुरक्षा उतनी ही अधिक बढ़ेगी। फिर क्या है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा, समझौता ऐसे माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, आर्थिक हानि के भय से जो है देश युद्ध टालना चाहेंगे, तो इसके लिए ये उपाय बताए गए हैं युद्ध को टालने के लिए। तो यहाँ पे और 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला है, उपयुक्त परिचय से कौन सा संदेश मिलता है? इस परिचय से क्या संदेश मिलता है? तो राष्ट्रों ने अपने संघर्ष को शांति और समझौतों से हल करना चाहिए। दूसरा ये सवाल है यहाँ पे, विविध राष्ट्रों के में बातचीत किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो विविध राष्ट्रों में बातचीत अगर बढ़ानी है तो परस्परावलंबन बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे से सहकार्य की भावना उससे बढ़ती है। एक दूसरे से लेन देन जब बढ़ाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर जो है अवलंबित हो जाते हैं। इसके लिए फिर युद्ध जैसे आपत्तियां निर्माण नहीं हो सकती हैं। फिर यहाँ पे कहा गया तीसरा सवाल, आर्थिक हानि और युद्ध इसमें कौन सा संबंध है? तो देखो, युद्ध हो जाता है जब तब युद्ध में बहुत ज्यादा पैमाने पे मनुष्य हानि होती है, हमारा नुकसान होता है। जितना बड़ा युद्ध होता है, जितनी ज्यादा जीवित हानि होती है, उतनी ज्यादा जो है आर्थिक भी हमारी हानि होती है। इसके लिए आर्थिक हानि और जो युद्ध है वो एक दूसरे से बहुत नजदीक ऐसा उनका संबंध है। अभी हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने अभी देखा राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि क्या, और राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत की आर्थिक सुरक्षा कैसी है, सॉरी, भारत की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। भारत ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से मार्गों का अवलंबन किया है। तो भारत ने 3 जो है स्तर पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को डिवाइड किया है, क्योंकि भारत को पता है, मैंने आपको बताया कि भारत के तीनों दिशा में समुद्र किनारा है। एक दिशा में पूर्ण तरीके से भौगोलिक जो है वो विस्तार है भारत का। तो उन्होंने ये ध्यान में रखते हुए, जैसे कि जैसे शिवाजी महाराज ने जो है पहला आरमान शुरू किया था सुरक्षा की दृष्टि से, तो भारत ने भी सुरक्षा की दृष्टि से ये 3 जो है हिस्सों में हमारी सेना को डिवाइड किया है। पहली है उसमें से थल सेना, और दूसरी है वायुसेना, और तीसरी जो है वो है नौसेना। अभी थल सेना, वायुसेना और नौसेना क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो है हमारी भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 सेनाओं में अपनी जो है जो सेना बांटी है, उसमें पहली है थल सेना, दूसरी है वायुसेना, तीसरी है नौसेना। अभी हम लोग, एक मिनट, अभी हम लोग देखेंगे थल सेना के बारे में। तो थल सेना क्या है, तो जमीन पर हो, जमीन में या भौगोलिक सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो थल सेना पर होती है। हमारे जमीन में जो भी आक्रमण होते, जिस भी रास्तों से
जो हमारे भारत की भूमि पर जो आक्रमण करने वाले परकीय जो आक्रमण करता है, उससे हमारी भारत भूमि को बचाने का कार्य जो है वो हमारी थल सेना करती है। तो थल सेना का कार्य क्या होता है? भौगोलिक सीमाओं का संरक्षण करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थल सेना की होती है। और जो ये हमारी थल सेना जो है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी ऐसी थल सेना है। कहा जाता है कि विश्व के 7वें क्रमांक पर ये जो हमारी थल सेना थी, लेकिन थल सेना में अत्याधुनिक ऐसे वो अद्ययावत करते रहे हमारी सेना को, और आज विश्व में 4थे स्थान पर हमारी जो है थल सेना है। ये बहुत, भारत की थल सेना बहुत बड़ी है। उसके बाद जो है थल सेना के जो प्रमुख होते हैं, उसको हम लोग थल सेनाध्यक्ष या जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? थल सेनाध्यक्ष या जनरल कहा जाता है थल सेना के अध्यक्ष को। यहाँ पर देखो, मैं आपको ड्राइंग में दिखा रही हूँ कि थल सेना का एक ये है कि अत्याधुनिक रणगाड़े और बहुत ऐसे आधुनिक तंत्रज्ञान से सुसज्ज हमारी थल सेना है। उसके बाद हमारी दूसरी सेना जो है, हमारे विदेशी आक्रमणकर्ताओं को रोकने के लिए जो बनाई गई है, नौसेना। नौसेना ये जो है वो सागरीय सीमाओं की जो रक्षा करती है। जो हमारे, मैंने कहा कि हमें बहुत बड़ा समुद्र किनारा मिला है, तो समुद्र के माध्यम से हमारे ऊपर जो आक्रमण हो सकते हैं, ऐसे आक्रमणों को रोकने का कार्य जो है वो हमारी नौसेना करती है। जो जैसे कि ये जिसके पास समुद्र किनारा है और समुद्र के ऊपर जिसका राज्य है, वो जो है अपने देश को सुरक्षित रख सकता है। तो ये शिवाजी महाराज ने उस समय में जान करके शुरुआत की थी नौसेना की। और ये जो नौसेना जो है हमारे भारत को और मजबूत करने का कार्य करती है। इस नौसेना के प्रमुख को एडमिरल कहा जाता है। ठीक है। फिर तीसरी हमारी जो सेना है वो है, देखो नौसेना का यहाँ पे चित्र दिखा रही हूँ। तीसरी हमारी सेना है वायुसेना। वायुसेना का क्या कार्य है? तो जो हमारे आकाश के मार्ग से जो भी हमारे ऊपर आक्रमण होते हैं, या फिर हमारे देश को बचाने के लिए आकाश के माध्यम से जो संरक्षण हम लोग कर सकते हैं, वो कार्य जो है वो वायुसेना करती है। हवाई सीमा और आकाश के रक्षण की जिम्मेदारी वायुसेना की होती है। और इस वायुसेना के प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। एयर चीफ मार्शल वायुसेना के जो है वो अध्यक्ष होते हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है वो हमारी तीसरी जो सेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारी 3 सेना जो है युद्ध स्तर पर कार्य करती है भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। और ये जो है तीनों भी सेनाएं रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में होती है। और इन तीनों भी जो सेनाएं हैं, उनके जो अध्यक्ष है, जनरल या एडमिरल या फिर जो एयर चीफ मार्शल होते हैं, इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति सभी रक्षा दलों के प्रमुख, यानी कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स होते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना रक्षा दलों को युद्ध अथवा शांति संबंधी निर्णय लेना असंभव होता है। राष्ट्रपति नागरिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र में नागरिक नेतृत्व को सैनिकी नेतृत्व से श्रेष्ठ माना जाता है। ये आप लोगों को पता है कि जो हमारे राष्ट्रपति है वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। वो जो है राष्ट्रपति हमारे जो हमारा भारत लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो है लश्कर नहीं तो लोगों का जो है शासन चलता है। कुछ ऐसे देश है जहां पर लश्कर का शासन चलता है, वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में लोगों का जो है नियंत्रण, लोगों का शासन है, और ये लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कार्य जो है वो हमारे जो है राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति की अध्यक्षता में ही हर एक डिसीजन होता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है सेना दल कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, चाहे वो युद्ध करना हो या शांति के संदर्भ में भी निर्णय लेना हो, तो भी राष्ट्रपति की जो है वो आवश्यकता होती है, वहां पे परमिशन जरूरी होती है। और ये तीनों को भी जो है, जो चीफ मिनिस्टर होते, जनरल होते हैं, एडमिरल होते हैं और एयर चीफ मार्शल है, ये तीनों भी जो रक्षा मंत्रालय के जो तीनों भी मेन अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रशिक्षण संस्थाएं, जैसे कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था जो ये तीनों सेना ये जो है ये निश्चित करती है
तो ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था अद्ययावत होती रहे, जो टेक्नोलॉजी बदल रही है उसका नॉलेज इन सेनाओं को समय समय पर होता रहे, इसके लिए निरंतर अनुसंधान किए जा रहे हैं और उसके लिए कुछ संस्थाएं भी कार्यरत है, स्थापित की हुई है। सुरक्षा दलों के सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को अपना काम उत्तम ढंग से करने आए, इसके लिए देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थाएं भी है, जैसे कि पुणे की नेशनल डिफेंस अकेडमी, ये देखो यहाँ पर है नेशनल डिफेंस अकादमी पुणे, और दिल्ली में ये नेशनल डिफेंस कॉलेज। ये जो है वो छात्रावस्था में ही बच्चों को डिफेंस का जो प्रशिक्षण है वो देने का कार्य करती है। यहाँ से होकर के जो है डिफेंस के क्षेत्र में अगर जाना है तो ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करती है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था की बहुत ही शॉर्ट में जानकारी प्राप्त की। बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया है भारत की सुरक्षा व्यवस्था का, कि भारत की सुरक्षा 3 व्यवस्थाओं में है। अगर हम लोग उसमें डीप में बहुत ज्यादा जानकारी दे सकते हो, लेकिन हमें अभी यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना जो है वो भारत की सेना जो है कार्यरत है भारत की सुरक्षा के लिए। और भी हम लोग अभी बात करेंगे अर्ध सैन्य दल की। अभी आप लोग कहोगे कि अर्ध सैन्य बल क्या होता है, तो ये अर्ध सैन्य बल जो है वो भी यही कार्य करती है जो ये कार्य हमारी सेना करती है। जो हमारे रक्षा मंत्रालय में ये जो तीनों भी सेनाएं जो कार्य करती है, क्या कार्य करती है? भारत को सुरक्षितता प्रदान करना, वही कार्य जो है ये अर्ध सैन्य बल करती है। लेकिन ये पूरी तरीके से सैन्य भी नहीं होती है, पूरी तरीके से नागरिक भी नहीं होती, इसके लिए इनको अर्ध सैन्य के आधे वो ये भी होते हैं, सैन्य भी होते हैं, तो आधे वो नागरिकों में मिल करके कार्य करते हैं, इसके लिए उन्हें अर्ध सैन्य बल कहा जाता है। भारत के रक्षा दलों की सहायता के लिए अर्ध सैन्य बल होते हैं, वे पूर्णतः सैनिक ही नहीं होते हैं और नागरिक भी नहीं होते, इसके लिए उन्हें अर्ध सैन्य बल कहा जाता है। रक्षा दलों की सहायता करना उनका प्रमुख कार्य होता है। जो ये हमारे रक्षा दल है, उन जो तीनों भी सेना है उनकी सहायता करना इनका कार्य है, और उनको डिवाइड किया गया है इन 4 क्षेत्रों में। 4 इसमें कौन कौन सा? तो पहला है सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दूसरा है तटरक्षक दल, और तीसरा है केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, और चौथा है शीघ्र कृति बल। ये चारों इसमें ये बटे हुए हैं। हम लोग इनके कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक दल, केंद्रीय आरक्षित पुलिस, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग संग्रह, जल संग्रह आदि महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ये अर्ध सैन्य बलों की होती है। और इसी तरह प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं का प्रबंधन करने में इनका सहभाग होता है। शांति काल में देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं अर्ध सैन्य बलों पर होती है, कि भारत के अंतर्गत भी शांतता प्रस्थापित रहे, और जो महत्वपूर्ण स्थानक जैसे रेल स्थानक, तेल संग्रह, जल संग्रह आदि महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यही अर्ध सैन्य बलों के ऊपर होती है। तो हम लोग बात करेंगे पहला जो है उसका सीमा सुरक्षा बल। पहला सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है, बीएसएफ उनको कहा जाता है। ये जो है बीएसएफ, ये जो क्या करती है, उनका कार्य क्या है? तो बॉर्डर पर सीमा समीप के क्षेत्रों में रहने वाले जो नागरिक है उनके मन में बहुत असुरक्षितता की भावना निर्माण होती है, क्योंकि लगातार युद्ध जन्य परिस्थिति कभी भी तैयार हो सकती है। तो उनके मन में जो है सुरक्षितता की भावना निर्माण करना, हमारी जो है सीमा रेखा है वहां पे गश्त देते हुए हमारे बॉर्डर की सीमा रेखा की जो है सुरक्षितता रखना, कायम बनाए रखना, ये जो कार्य है ये कार्य हमारी सीमा सुरक्षा बल करती है। भारत से बाहर जो है अम्लीय पदार्थों की तस्करी होती है, जैसे आपको पता है वो गांजा, हीरोइंस वगैरह जो होते हैं नशीले पदार्थ, ऐसे नशीले पदार्थों की तस्करी होती है बाहर के देशों में, या फिर कुछ दुर्मिल प्राणियों की जो शरीर के अंग है उसकी भी तस्करी होती है, जैसे कि हस्तिदंत जैसे, या चीता या बाघ की जो चमड़ी होती है, ऐसे भी चीजों की तस्करी की जाती है। तो इन तस्करियों को भी रोकने का कार्य जो है ये हमारी सीमा सुरक्षा जो दल है ये कार्य वो करता है। बॉर्डर की सुरक्षा करना, लोगों के मन में सुरक्षितता की भावना तैयार करना,
तस्करी रोकना, ये काम सुरक्षा बल करता है। फिर दूसरा है हमारा तटरक्षक दल, तट समुद्र किनारा। तो समुद्र किनारे की रक्षा करने का कार्य जो करता है उसको हम लोग तटरक्षक दल कहते हैं। तटरक्षक का कार्य क्या होता है कि भारत के सागरीय तटों की रक्षा करते हेतु इसकी निर्मित तो की गई है। तो भारत की सागरीय सीमा में जो मछली मार व्यवसाय करते हैं उनको सुरक्षितता प्रदान करना, सागरी मार्ग से जो चोरी छुपे जो व्यापार होते हैं, तस्करियां होती है, उनको रोकना, ये काम जो है वो तटरक्षक दल करता है। मतलब क्या कि बाहर के रास्तों से, समुद्र के किनारों, समुद्र के माध्यम से, समुद्र के रास्तों से आक्रमणकारी कोई भारत में आकर के उसकी जो अंतर्गत सुरक्षा है वो मतलब डिस्टर्ब ना करे, ये भी तटरक्षक दल का कार्य होता है। उसके बाद मैं बात करूंगी केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल। ये तो आपको पता है जो हमारे पुलिस है, कानून और सुव्यवस्था रखने का काम है, विविध राज्यों के प्रशासन की सहायता करने का काम जो है वो केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल करता है। जो पुलिस बल है हमारे जो छोटे छोटे राज्य है भारत के, हर एक राज्य का जो कानून है वो सुव्यवस्थित रूप से बना रहे, अंतर्गत जो है झगड़े ना हो, ये इसका मतलब कानून है, उस सुव्यवस्था को बना रखने का कार्य जो है वो हमारी जो पुलिस व्यवस्था करती है, इसके लिए ये कार्य उनका है। इनका केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल। तीसरा है शीघ्र कृति बल। शीघ्र कृति बल यानी कि जो सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं, देखो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इन जवानों को बुलाया जाता है। कहीं पे बम विस्फोट होता है, दंगा फसाद होता है, इनके कारण जो हमारे देश की जो सुरक्षितता है उसको खतरा जब निर्माण हो जाता है, तब तीव्र गति से हलचल करके जनजीवन को सामान्य कराने का कार्य जो है वो काम शीघ्र कृति बल करता है। देखो कभी बाढ़ आती है तो बाढ़ में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, तो ये शीघ्र कृति दल के लोग जो है वो बाढ़ में फंसे लोगों को निकालते हैं। अगर कहीं पे खाई एक आध पहाड़ गिर जाता है तो वहां पे गांव के गांव जो है पूरे उस पहाड़ के नीचे आ जाते हैं, तो वहां से लोगों को एकदम फटाफट मतलब तीव्र गति से हलचल करके जो वहां के लोगों की जान बचाने के कार्य में ये तीव्र सुरक्षा जो कृति बल है वो कार्य करते हैं। जब बम विस्फोट होते हैं हजारों लोगों का एक मिनट में उनके जो है चीखे सुनाई देते, तो वहां का जो है जनजीवन कुछ ही क्षण मतलब कुछ देर में सामान्य लाने के लिए ये जो है फोर्स जो है वो कार्य करती है। तो ये जो है बहुत ही सीआरपीएफ के जवान जो है बहुत ही हमारे लिए मतलब अपनी जान को जोखिम में डाल करके कार्य करते रहते हैं। और हमारे जो ये सैन्य बल है या सुरक्षितता की दृष्टि से जो भी कार्य करने वाले जो हमारे सैनिक है वो हमारे लिए बहुत ही शान की बात है, क्योंकि उनकी सहायता से आज हम लोग सुरक्षित जीवन जी रहे। अभी तो बाहर के राष्ट्रों को आप उदाहरण देख सकते हो कि वो खुद के राष्ट्र में खुद को महफूज नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम कितने खुश नसीब है कि हम लोग भारत में मतलब हमारे लिए हमारी जनता के लिए कार्य करने वाला जो ये सैनिक बल है उनके भरोसे पर हम लोग सुरक्षित आज है। तीसरा उसके बाद है सुरक्षा, एक मिनट, उसके बाद है गृह रक्षक दल। स्वतंत्र पूर्व काल में गृह रक्षक दल यानी कि होमगार्ड संगठन की स्थापना की गई थी। गृह रक्षक दल में सहभागी होकर नागरिक देश की सुरक्षा में सहायक बन सकते हैं। 20 से 35 वर्ष आयु गुट के कोई भी स्त्री पुरुष नागरिक इस दल में भर्ती हो सकते हैं। पुलिस की तरह सार्वजनिक सुरक्षा रखना, दंगा फसाद तथा बंद के दौरान दूध पानी आदि जीवन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना, परिवहन की व्यवस्था करना, भूकंप बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता करना आदि काम इस दल को करने पड़ते हैं। ये हो गया गृह रक्षक दल। तो बच्चों हम लोगों ने हमारे भारत की सुरक्षा व्यवस्था के जो मजबूत खंभे जो है हमारी रक्षा मंत्रालय या रक्षा के जो मजबूत पहिए थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इसके बारे में अध्ययन किया। उसी के साथ साथ अर्धसैन्य बल के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमारे सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक बल, केंद्रीय आरक्षक, पुलिस बल, शीघ्र कृति बल, इनका समावेश होता है। उनके कार्यों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हम लोगों ने गृह रक्षक दल के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो ये आज हम लोगों ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर मतलब हमारा टाइम खत्म हो गया सर। हेलो।
अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हो। हेलो। हेलो। मैम मैम हाँ, दिव्य सब बताइए ना। और ये किसके बारे में? दिव्य सेना के बारे में। दिव्य सेना? यस मैम। दिव्य सेना कौन सी सेना? मैंने आपको दिव्य सेना के बारे में नहीं बताया है। मैंने आपको 3 सेनाएं बताई है, सिर्फ थल सेना, नौ सेना और वायु सेना। 3 सेनाओं में से थल सेना जमीन के ऊपर काम करती है, जमीन के माध्यम से, यानी कि भूमार्ग से हमारे ऊपर आक्रमण होने वाले आक्रमण को रोकने का कार्य ये थल सेना करती है। नौ सेना जो है वो समुद्र के माध्यम से हमारे ऊपर अगर आक्रमण होता है तो उसको रोकने का कार्य करती है। और वायु सेना जो है हवाई मार्ग से या आकाश के रक्षण की जिम्मेदारी वायु सेना की होती है। उसमें ये मैंने 3 सेनाओं के बारे में बताया। दिव्य सेना कौन सी सेना है? ये दिव्य सेना मुझे नहीं पता है। हेलो। दिव्य सेना नहीं है बच्चों, 3 ही सेनाएं हमारी, थल सेना, नौ सेना और वायु सेना। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो फिर सर, बच्चों आज हमने भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए के बारे में जानकारी प्राप्त की कि भारत सुरक्षा व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षितता को सुरक्षित रखने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। ये जानकारी प्राप्त करके हम लोगों ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसमें हम लोगों ने थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के बारे में अध्ययन किया। उसी के साथ अर्ध सैन्य बल के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, जिसमें सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक दल, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल और शीघ्र कृति बल का समावेश होता है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने उनके कार्य भी देखे हैं। गृह रक्षक दल की हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। ठीक है।